हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 123 तक पिछली कुछ वीडियोस में 123 तक आर्टिकल तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 124 से, जिसमें लिखा हुआ है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका गठन। 124 ए में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 124 बी में आयोग के कार्य। ठीक है, बट ये जो 98 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आए थे, शायद 99 या 98 से आया था, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पाया, तो इसको निरस्त कर दिया गया। तो 124 में ये 124 संसद की कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, 125 में न्यायाधीशों के वेतन। तो 124 में आप सिर्फ कि न्याय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, कितने न्यायाधीश होंगे और कैसे हैं। अभी तो 1+33 है, और जिसका शायद अभी तक पूरा हो गया। कुछ अभी करंट में पढ़ा था, पर उत्तराखंड से आए थे शायद लास्ट, जिससे पूरा हो गया ये। उसके बाद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। 126 में 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या न्यायपूर्ति की नियुक्ति। 127 में तदर्थ एडॉक न्यायाधीश की नियुक्ति। 128 में सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जजेज हैं उनकी उपस्थिति। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान कहाँ पे होगा। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है। 131 132 में है कुछ न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तो अपीलीय अधिकारिता 132 में है। 131 में आरंभिक अधिकारिता। 133 की बात करें तो सिविल विषयों के बारे में संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। और 124 में दांडिक विषयों के बारे में अपीलीय अधिकारिता है। और उसके बाद 135 में विद्वान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तन करना। तो 135 में वो जिसको एसएलपी बोलते हैं अपन, वो है ये। फिर 136 में अपील के उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत लेना, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत लेना। ठीक है, उसके बाद 137 में निर्णयों आदेशों को, मतलब केजरीवाल बन सकता है, खुद की निर्णयों की सुप्रीम कोर्ट वापस से देख सकता है उनको। 138 में है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि करने का संसद को अधिकार है। 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जाना, मतलब संसद है, रिट निकालने की शक्तियों की भी बढ़ा सकती है। 138 से नॉर्मल जो न्यायालय की अधिकारिता है उसको वृद्धि कर सकती है। 139 में उसकी रिट अधिकारिता की जो शक्तियां उनको भी बढ़ा सकती है। 139 ए में है कुछ मामलों का अंतःकरण, आप ट्रांसफर कर सकते हो कुछ मामलों को। 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां हैं, कुछ अन्य शक्तियां हैं वो 140, सहायक शक्तियां हैं वो 140 में है। 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों का आबद्ध होना है, मतलब उच्च न्यायालय ने जो विधि घोषित कर दी वो सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। 142 में है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, मतलब पूर्ण न्याय का सिद्धांत 142 में है। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है। और 144 में सिविल न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाता है। जो अधिकारी होते हैं वो वगैरह, वो 144 के अंतर्गत कार्य करते हैं। 144 निरस्त हो गया, 144 ए निरस्त हो गया। 145 में न्यायालय के नियम खुद ही बनाता है, न्यायालय खुद के नियम खुद ही बनाता है। 146 में उच्चतम न्यायालय का अधिकारी और सेवक तथा व्यय, ये सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब कोर्ट के खुद जो भी अधिकारी होंगे, जो भी सेवक होंगे, जो भी इनके व्यय तो होंगे संचित निधि पर, और बाकी ये जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई कोई नियुक्त कर देगा, वो करेगा। ठीक है, 147 में निर्वाचन है। ठीक है, वापस से देखते हैं एक बार। ये रहा यहाँ से 140 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 में एडॉक न्यायाधीश। 180 में रिटायर्ड जज है। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 में आरंभिक अधिकारिता है। 132 में अपीलीय अधिकारिता है। जो 133 में सिविल मामलों की अपीलीय अधिकारिता। 134 में दांडिक विषयों में अपीलीय अधिकारिता। 135 की बात करें तो विद्वान जो एसएलपी वगैरह शायद इसमें ही है, अधिकारिता और शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त करना। 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को विशेष इजाजत। 137 में निर्णय आदेशों का वही इजाजत, वो बन सकता है केजरीवाल। 138 में जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है संसद। 139 में रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। 139 में ए में कुछ मामलों का अंतःकरण ट्रांसफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, एक मामले से दूसरे, एक जज से एक हाई कोर्ट से या दूसरे हाई कोर्ट में, या फिर खुद अपने पास बना सकता है। 140 में है उच्चतम न्यायालयों की आनुषंगिक शक्तियाँ। फिर उसके बाद 141 में है 141 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियाँ, मतलब पूर्ण न्याय का सिद्धांत है। 143 में राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति है, शक्ति नहीं मतलब दे सकता है, माँग सकता है वो। 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में काम किया जाता है। फिर उसके बाद 145 में न्यायालय के नियम है आदि हैं। और
उस 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवकों तथा उनका व्यय, और 147 में निर्वाचन है। भारत का कैग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 148 में भारत का कैग होगा। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां दे रखी है 149 में। 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप ये बनाएगा, और 151 में इसका रिपोर्ट है। 151 में रिपोर्ट है, 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है, 149 में कैग के कर्तव्य और शक्तियां हैं, 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेट वाले हैं, तो स्टेट वालों को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बाद में, और उसके बाद मुझे लगता है ये वीडियो अभी तक यहाँ तक रखते हैं, स्टेट वाले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।